स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है या हमारा चैप्टर है वो इतना बेस्ट है जो आपकी फिजिक्स को मजाक बना के रख देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर फिजिक्स इजी वे में बनने का कोई ट्रिक है तो बताओ। फिजिक्स में हम क्या ऐसा चीज कर दें कि फिजिक्स आसानी से सॉल्व हो जाए। आप लोग अभी अभी 10th पास करके 11th में गए होंगे। अब 11th का क्या है ना कि जो बच्चे 10th क्लास में थे उनका सिलेबस बहुत छोटा था, क्योंकि आपने साइंस एनसीईआरटी का पढ़ा होगा जिसमें फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था और बायो भी थे। लेकिन अब जो आप पढ़ोगे उसमें फिजिक्स अलग लगेगा, केमिस्ट्री अलग और बायो की अलग। अगर आप मैथ लिए हैं तो बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बायो लिए हो तो बायो पढ़ने की। 11th में सबके दो दो पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट्स 1 पार्ट्स 2, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, और बायो अगर लिए हैं तो बायो का भी। तो ये तो आपके पास टॉपिक वाइज आपको पता चल जाए। अब क्या होगा, जब आप एनसीईआरटी लोगे तो थोड़ा सा तो चलो बर्दाश्त कर लोगे कि सर फिजिक्स की इतनी छोटी छोटी बुक्स हैं, लेकिन आप किसी वजह से आप प्रदीप बुक उठा लिए, क्योंकि अगर आप बायो लिए हैं तो कंपटीशन नीट क्लियर कर दिए हैं, और अगर आप मैथ्स लिए हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जी मेंस आईआईटी एडवांस क्लियर करने की जरूर सोच रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि बड़े से बड़े बिल्डिंगें जो है ना, उसके जितना बेस फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होता है वो उतनी ही लंबी बिल्डिंग बनाया जा सकता है। तो अगर आप अभी तक 10th क्लास में क्या पढ़े हैं थोड़ा बहुत इस्तेमाल हम करेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज से यहां से जो आप चीज सीखोगे वही आपके लिए बेस्ट होगा। देखो लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, तो क्या है हमारा फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर, ये जो है आपका बेसिक है, वो कोई चैप्टर नहीं होगा आपका, ये बेसिक है जो ओवरऑल फिजिक्स में जो मैथ हम यूज करेंगे, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, अगर आप इसको पहले से समझ जाओगे तो आपके लिए फिजिक्स मजाक सी बन जाएगी। ठीक है, तो वो मजाक करते करते हम फिजिक्स खत्म कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा सर फिजिक्स इतना मजाक है। तो अगर जो है ये चीज अगर आपको सीखना है अभी के अभी बेसिक, और आपको क्या करना है स्टार्टिंग से एंड तक, अगर आप ये सारे वीडियो कंप्लीटली देख लिए तो आपको फिजिक्स में होने वाले सारे मैथ्स आप यूं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 11th का फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, इसमें हमारा जो टॉपिक क्या होगा फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स में, तो सबसे पहले मैथ का कुछ चीज आपको पहले से पता होगा, जो हम अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब स्क्वायर से करते हैं। आप कहोगे सर ये तो मुझे पता है, a प्लस बी का क्यूब ये भी आपको पता होगा, ये सब इस्तेमाल हम करेंगे। इसको आप ओपन करोगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, तो ये भी डन है। यहां पे हम न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आप अभी तक नहीं पढ़े थे। ठीक है, वो क्या है, जैसे हम बात करेंगे फैक्टोरियल। आपने फैक्टर तो पढ़ा होगा, फैक्टोरियल का नाम नहीं सुना होगा। ये फैक्टोरियल क्या होता है, बहुत ये एक्चुअली में ये मल्टीप्लिकेशन टर्म है जो हम इस्तेमाल करेंगे। इसका साइन दो तरह का इस्तेमाल होंगे, एक लाइन उसके नीचे डॉट, या फिर हम इसको कभी कभी ऐसे भी इस्तेमाल करें। फैक्टोरियल टर्म फिजिक्स में बहुत बार इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे आपको किसी ने कहा कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू बताओ क्या होगा, तो हम फैक्टोरियल 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर फैक्टोरियल 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइंस पर डॉट। इसका मतलब होता है कि आप इस नंबर को एक एक नंबर्स माइनस कर करके मल्टीप्लाई करते जाए। जैसे 3 है, 3 में से एक कम करोगे तो कितना होगा, 3 में से एक कम होगा तो 2, और फिर कितना होगा 1, 1 पे जाके खत्म हो जाता है। अब इसका आंसर कितना होगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 ही होगा। किसी ने कहा आपको फैक्टोरियल 4 की वैल्यू बताओ जी कितना होगा, तो क्या लिखोगे आप 4 के बाद
3, यहाँ पे एक एक कम करते चले जाना है, फिर 2, फिर 1। अब आपके दिमाग में क्या है, सर हम डायरेक्ट ना लिखते 1 2 3 4, आप ऐसे भी लिख सकते हो। हम ये इसीलिए लिखते हैं क्योंकि इसका ट्रिक हम इस्तेमाल आगे करने वाले हैं। 4 3 2 और 1, अब कितना होगा मल्टीप्लाई करके, 12 2 जा 24। सेम टू सेम आपके पास क्या आएगा, फैक्टोरियल 5, आप बताओ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपको खुद निकालना है, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू खुद सॉल्व करनी है। तो ये आपको समझ में आ गया फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास कुछ ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्या, जैसे कि फैक्टोरियल 5 अगर आप यूज करते हो तो इस फैक्टोरियल 5 को हम और दूसरे तरीका से कैसे लिख सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये आपने यहां तक लिख लेना है। आगे देखो, फैक्टोरियल 5 अगर आपको लिखना है तो हमने यहां पे क्या किया, फैक्टोरियल मतलब 5 को हमने बाहर कर लिया, अब क्या बचेगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 ये बच गया। हम इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट फैक्टोरियल 4। आपने 5 को सिर्फ बाहर निकाला और सिर्फ फैक्टोरियल 4 को आप एज इट इज लिख दिए। अगर आपके पास फिर से फैक्टोरियल 3 आ रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको 3 और फैक्टोरियल 2। इस कहीं पे फैक्टोरियल 9 आ गया तो आप क्या लिखोगे 9 फिर फैक्टोरियल 8। इस तरीका से भी हम किसी भी नंबर्स को लिख सकते हैं। तो डन, यहां तक हो गया, समझ में आ गया। तो ये है फैक्टोरियल, एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए हुआ होगा फैक्टोरियल, क्योंकि आप पहली बार शायद सुने भी होंगे नाम, जो बहुत ही आसान है। आपको लगेगा कि सर ये तो 3rd 4th क्लास के बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये है फैक्टोरियल, जिसका कॉन्सेप्ट आपने ये फॉर्मूला याद जरूर किए होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन आपको अभी तक नहीं पता है कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहां से। अगर a प्लस बी के पावर 6 हो जाए तो क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है, आप कहोगे सर नहीं है, क्योंकि अभी तक 10th क्लास में इसके बारे में कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। अब आप ये फॉर्मूला को एक्चुअल में प्रूव करोगे ये आता कहां से, ये फॉर्मूला इन सब की मदद से हम इसे प्रूव करेंगे। तो फैक्टोरियल के बेस हम कुछ और 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां तक प्रिंट करो, हम आगे एक बार देखते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि फैक्टोरियल 5 को हम कैसे लिख सकते हैं। एक तो तरीका क्या है आपके पास कि इस 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हमने कर रखे हैं। इसको और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 और 4 3 1 2 तक जो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 कर दो। हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आपने 5 लिखा, इस 4 को भी बाहर निकाल दिया, तो अब अंदर क्या बच रहा है फैक्टोरियल 3। अब आपका मन करता है कि इस 4 को निकाल दिया, इस 3 को भी निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल 2। और भी आपकी इच्छा कर रहा है तो ये भी निकाल दो। इस तरीका से भी हम लिख सकते हैं नंबर को। तो ये एक तरीका है जो आपको मैं बताया, ये फैक्टोरियल के फॉर्मेट में भी इस नंबर को लिखा जा सकता है। अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है। अब दूसरा मैंने लिखा फैक्टोरियल 7, आप खुद लिखो इसको कितने तरीका से लिख सकते हो। एक क्या है, एक तो हमारे पास है 7 को बाहर निकालना है, किसको 7 को बाहर निकालो, क्या बचेगा अंदर में 7 की 1 कम करना है तो 6, तो फैक्टोरियल 6। डन, आप इसको और लिखो, इस तरीका से आप जितना मन करे उतने नंबर्स को बाहर निकालते जाओ और सॉल्व करते जाओ। ये 5 बाहर आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल बचेगा। इसकी जरूरत क्यों है और कहां पे है, ये यहां पे है। अब आपके पास कहेगा फाइंड वैल्यू ये फैक्टोरियल 7
फैक्टोरियल 5, ये इन सब का क्या है वैल्यू निकालो। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5 अगर है तो आप क्या लिखोगे? एक तो तरीका है कि फैक्टोरियल 7 को हमने क्या किया, 7 को बाहर निकालो तो अंदर में क्या बचेगा? फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 में से 6 को भी बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा? फैक्टोरियल 5। नीचे में क्या था? ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 42। तो अब हमारे पास जो आपने फैक्टोरियल पढ़ा था उस पे बेस एक क्वेश्चन है परमुटेशन। आप मैथ्स में एक नया चैप्टर है परमुटेशन, बट हमें फिजिक्स में थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है ये परमुटेशन होता क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स, आप किसी भी चीजों को, थिंग्स वाले चीजें को अरेंज कितने तरीका से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और पीसीएम, ये 3 सब्जेक्ट है। पीसीएम अब आपको किसी अलमारी में रखना है या शेल्फ में रखना है तो कैसे रख सकते हो? आपने कहा सर पहले फिजिक्स रखेंगे, फिर केमिस्ट्री रखेंगे, बाद में मैथ रखेंगे। और क्या तरीका है? आप कहोगे ऐसा करते हैं पहले फिजिक्स फिर मैथ फिर केमिस्ट्री, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके दिमाग में जाएगा कि सर ऐसा करते हैं कि पहले केमिस्ट्री रखते हैं, फिजिक्स रखते हैं, मैथ रखते हैं, फिर केमिस्ट्री फिर मैथ फिर फिजिक्स, ये भी एक तरीका। फिर दिमाग आपका कहेगा कि हम इसको ऐसे नहीं करके पहले मैथ लिखते हैं फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, या फिर पहले मैथ फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। अब आपको इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, आप इन तीनों सब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हो। पीसीएम को आप पीएमसी, सीबीएम, सीएमपी, ये टोटल कितने पॉसिबिलिटी हुए? 1 2 3 4 5 6। अब सोचो कि आपके पास 3 चीजें हैं, 3 चीज को आप 6 वे में अरेंज किए। कितने? 6 तरीका आपके पास है अरेंज करने का, ठीक है? सिर्फ 3 चीजों को आपने 6। अब सोचो अगर 4 थिंग आ जाए तो कितने तरीका से अरेंज कर सकते हो? ए, बी, सी और डी ये आपके पास है। ये आपको खुद से अरेंज करके इस जो टॉपिक जो आज हमारा चल रहा है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, इस सेशन का पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि आपको ये जो 4 थिंग्स है जैसे ए बी सी डी, आप इसको कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं ये आपको लिख के सेंड करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है कि ये जो 4 थिंग्स हैं ए बी सी डी, उसको हम कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपको ये 3 थिंग्स 6 वे में आपने अरेंज किया, तो ये ए बी सी डी को कितने तरीका से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब आप कहोगे कि सर बार बार हम इसको, लेकिन आपको इसी तरीका से अरेंज करके सेंड करना है, ध्यान रहे, क्योंकि आप डायरेक्ट आंसर नहीं बताओगे, क्योंकि इसके लिए तो मैं फॉर्मूला भी बता रहा हूं जो आप देखते हैं किसी भी क्वेश्चन को झट से आंसर बता दो। अब कहता है कि 3 को 6 कर दिए, 4 को कितने होंगे वो पता है, 5 को और नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए हर बार हम इस तरह के सिस्टम को इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया। परमुटेशन का मतलब समझ में आ गया? अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स। आप कई बार अपने फैमिली के साथ 4 हैं, आप हो, आपका भाई है, आपकी बहन है और मम्मी पापा है, मतलब फैमिली 4 लोगों की। अगर आप फोटो खींच रहे सामने वाले बंदे, तो वो कितने तरीका से डिफरेंट फोटो खींच सकता है। तो यहां पे भी वो दिमाग परमुटेशन का इस्तेमाल करता है कि क्या तरीका है कि हम डिफरेंट फोटो खींच सकते हैं। ओके, तो अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड द परमुटेशन, ठीक है? अब आपके पास एक फॉर्मूला आता है NPR, इसको क्या पढ़ोगे? NPR, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला को आप याद कर लो, ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ थिंग्स हैं और आपको कितने वे में अरेंज करना है, ठीक है?
तो ये जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 5 थिंग्स को हमें 3 के अरेंज करना है, 3 के सेट में अरेंज करना है, तो कितने पॉसिबिलिटी है, तो आपको ऐसे लिखना होगा। आपने देखा यहाँ पे n ऊपर है तो इसको फैक्टोरियल लेना है और नीचे में इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी 5 - 3 का फैक्टोरियल। तो क्या आएगा 5 पहले फैक्टोरियल 5 और यहाँ 5 - 3 कितना होता है जी 2। आप सॉल्व करो कितना आएगा 5 से 4 भी बाहर कर लेते, 3 भी बाहर कर लेते, अंदर में क्या फैक्टोरियल 2, नीचे में फैक्टोरियल 2, ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा 5 4 20 और 23 60। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 5p3 यानी आपके पास अगर 5 कोई चीजें हैं उनमें से 3 को अरेंज करना है तो कितने तरीका होंगे आपके पास 60 वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब एक चीज और देख लो कि कोई किसी ने पूछा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 1। जनरली 0 हम यूज ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर बाई चांस आता है तो आपको 1 ही यूज करना है। फैक्टोरियल 1 को 1 ही वैल्यू होती है और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 ही होती है, ये चीज दिमाग में आप रख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये है कितने नंबर ऑफ थिंग को कितने तरीका से। अगर आपका दिमाग करता है कि सर मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं कि हमारे पास 7 थिंग्स हैं, ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन देखिए आपके पास 7 थिंग्स है और आपको 7 वे में अरेंज करना है, तो क्या इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 7 7 - 7 फैक्टोरियल 7 - 7 फैक्टोरियल 0। अब ये तो 1 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको क्या लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको बार बार अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर करके करोगे तो देखो, इसीलिए मैंने कुछ चीजें पहले बता दिया था। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी याद है, आप पहले पीछे वाला वीडियो में देखो, ये लर्न कर लो। फैक्टोरियल 5 तक हम कितनी वैल्यू निकाले थे 120। अब 7 × 6 ये डायरेक्ट इसका 120 कर दिए, 7 × 12 6 का कितना होता है जी 72। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 14, 1 बचा, 49 + 1 कितना होगा 50। आप सोचो कि सिर्फ 7 चीजें हैं, तो अगर 7 वे में सबको अरेंज करना है तो कितने तरीका आपके पास है 5040 वे टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस। ओके, तो इस तरीका से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसका नाम है परमुटेशन। आपको इतना नॉलेज बहुत है, इतना में आपका काम। लेकिन अगर आप 11th के मैथ सॉल्व करना चाहते हो तो इतना कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा इस पे जो बेस्ड नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कॉम्बिनेशन का। तो पहले इसको आप लिखो, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास जो फैक्टोरियल पे बेस्ड जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा उसका नाम है कॉम्बिनेशन। इसका काम क्या है कॉम्बिनेशन का, सिलेक्शन आफ्टर अरेंजमेंट। इसमें क्या है कि आपके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टीम्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेट टीम में देखते कितने प्लेयर होते हैं 11, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सिर्फ 11 प्लेयर नहीं अवेलेबल होते हैं, उसके पास 1000 में प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं स्टॉक में। लेकिन उस 1000 में से सिर्फ 11 प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं। तो कहता है कि जो टोटल्स हैं उसमें से हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद फिर से वो सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इतने बॉलर्स चाहिए और इतने बैट्समैन चाहिए। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर आता है कि आपके पास कई बार आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथ में इसका, तो क्वेश्चन बेस्ड होगा कि इतने प्लेयर में से मुझे 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना है जिसमें से 6 बॉलर्स चाहिए, 5 बैट्समैन चाहिए। तो उस सॉल्यूशन को, इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। पहले सिलेक्शन करेंगे फिर उसे अरेंजमेंट करेंगे। सिलेक्शन के लिए ये फॉर्मूला होता है NCR, NC फॉर द कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कितने हैं और कितने तरीका से अरेंज करना चाहते हो, कितने चाहिए आपको 11 चाहिए। तो देखो NCR में आपने देखा फैक्टोरियल N
फिर लिखा फैक्टोरियल आर, फिर लिखा n माइनस फैक्टोरियल, ये लिखा गया। ठीक, अब आपके पास आएगा कि सर ये सब कुछ सही है। अब आप देखो ध्यान से इसमें, चलो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। आपके पास टोटल 10 है, 10 स्टूडेंट है, और उसमें से हमें किसी 3 स्टूडेंट को क्लास का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में मॉनिटर बनाना है। 10 में से सेलेक्ट करना है मुझे सिर्फ 3, तो पहले सिलेक्शन कर दिए, तो कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 10, इसको क्या लिखोगे, फैक्टोरियल n, और साथ में मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 10 n माइनस आर, तो 10 माइनस 3, सही है ना, n माइनस आर, तो 10 माइनस 3, ओके। अब देखो फैक्टोरियल ये आ गया, फैक्टोरियल 3, और इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा, फैक्टोरियल 7। सॉल्व करना मैंने पहले ही सिखा चुका हूं। अब आप देखो यहां पर अगर आप एक्सपेंड करके सॉल्व करते तो कितना मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने जो ट्रिक सिखाया था इस तरीका से आपको सॉल्व करना है। 7 है तो इसको उतना ही टाइम्स कम कीजिए, 10 9 8, और यहां पे फैक्टोरियल 7 लिख देते हैं। फैक्टोरियल 3 को 3 2 1, छोटे वाले को ओपन कर देते हैं डायरेक्टली, फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा जी, ये कैंसिल होगा 4 से, 3 3 जा, अब देखो 4 3 से 12, और 12 10 कितना होता है, 120। तो आपके पास कोई 10 में से अगर 3 बच्चे को सिर्फ सेलेक्ट करते हो तो आपके पास 120 तरीका है सिलेक्शन करने का। कई बार लोग कहते हैं ना जी हमारे पास चॉइसेस नहीं है, तो आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको चॉइसेस बता दे, आपके पास कितने चॉइसेस हैं। आप इसी चैप्टर में आपने ये सुना होगा कि जो हमारा मोबाइल नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर के बारे में जानते हो, 10 डिजिट्स यूज करते हैं। इस 10 डिजिट्स के मोबाइल नंबर से कितने डिफरेंट नंबर्स हम बना सकते हैं, ये आपको यही सिखाएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से आप डिफरेंट तरीका से अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप फैक्टोरियल 10 की वैल्यू निकाल के दिखाना, फैक्टोरियल 10 कितना होता है, 10 को आपको 10 तरीका से अरेंज करना है, तो कितने आंसर्स आएंगे, इसका आंसर्स आपको निकालने हैं, ठीक है। यहां तक कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया। फॉर्मूला आपको याद करना है एनसीआर 10, साथ में आपको फॉर्मूला यहां पे कुछ और भी देखना है, एनसीएन। अगर दोनों सेम होता है तो आंसर कितना होगा, तो अगर दोनों सेम होता है तो आंसर 1 होता है। एनसी जीरो हो गया तो क्या होगा, अगर आपने देखो एनसी 0 फैक्टोरियल एन, यहां 0 पे 0, ये भी फैक्टोरियल, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी क्या होगा 1 ही होगा। चाहे एनसी एन हो या एनसी 0, दोनों कंडीशन में आपका आंसर 1 ही आ रहा है। इन चीजों को ध्यान रखना, एक एक चीज को ध्यान से अभी बार बार प्रैक्टिस करके इन चीजों को लर्न कर लो, क्योंकि यही सब आपके मैथ को मजाक और साइंस को भी मजाक बनाएगा। ये मैथ का कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स को मजाक बना देगा। तो ये चीजों को आप डीपली स्टडी करो जो शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि मुझे पूरी मैथ के अंदर एंटर नहीं करना, हमें सिर्फ इसके बारे में समझना है ये कॉन्सेप्ट होता क्या। तो आपने क्या किया, फैक्टोरियल, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपने सीख लिया, ओके हैप्पी। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो अब जो हमारा ये दोनों कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हमारा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बाइनोमियल। बाइनोमियल में आपको जो है, बाय मतलब होता है दो, नोमियल मतलब टर्म्स, तो दो टर्म्स जिसमें होता है उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। बहुत बार आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो दो टर्म है तो बाइनोमियल। यहां पे देखो हम दो टर्म को एक्सपैंड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम पहले n लिखेंगे। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, दो टर्म है और इसका आंसर कितना आएगा, कितने नंबर ऑफ टर्म। तो बाइनोमियल हमेशा n प्लस 1 टर्म देता है, इट गिव्स
अब ये ध्यान रखना, अगर a प्लस बी का पावर 2 है तो आपको जो टोटल टर्म मिलने वाला है उसका एक्सपेंड करके वो 3 टर्म मिलेगा। अगर इसका पावर 3 है तो आपको कितने टर्म मिलेंगे? 4। पावर 5 है तो आपको कितने टर्म मिलेंगे? 6। एक बढ़ के मिलेगा। तो यहां पे हमने लिखा बाइनोमियल इट गिव्स n प्लस 1 टर्म आफ्टर एक्सपेंशन। इट गिव्स n प्लस 1 टर्म आफ्टर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद आपको n प्लस 1 टर्म देगा। अब आपने देखा a प्लस बी के पावर क्या है? n। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला को ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूला को देखकर डर जाते हैं। तो देखो इसमें हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देखो n है ना, n c स्टार्टिंग काउंटिंग आप होल नंबर से करोगे 0 से, nc 0, ये याद रखना nc 0। अब आपको पहले फर्स्ट टर्म यूज करना है। अब आपको क्या करना है? इसका पावर वही डालना है इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है। n माइनस 0 कितना होता है? n माइनस 0 n ही होगा, तो n। और दूसरा वाले जो टर्म है b, इस पे आपको ये पावर देना है एज इट इज जैसा है। डन। फिर आपको लिखना है nc1 लिख दी। आपको क्या देना है इसमें? डिफरेंस n माइनस 1, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया। और आपको जो सेकंड टर्म पे ये नीचे वाला एज इट इज पावर देना है। सही है। फिर आपने लिखा nc2, आप खुद दे दोगे इसके ऊपर दोनों का डिफरेंस, और b के पावर 2। वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। फिर कहोगे आप फिजिक्स डिफिकल्ट होता है। इसीलिए एकदम टाइम नहीं है तो मत देखो, वीडियो स्टार्टिंग में ही बंद कर दो। अगर समय है तो एक एक क्वेश्चन को ढंग से देखो, क्योंकि आप लोग ये 10th क्लास में नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। हमने ऐसे लिखा डॉट 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 करके, और हमने एक टाइम ऐसा लिखा कि NCR कर दिया। बहुत ज्यादा नंबर टर्म है, तो ये क्या होगा? इसका a के पावर n माइनस r, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हमें पहला टर्म पे लिखना है, और ये दूसरा टर्म बस नीचे वाले डाल दो। फिर डॉट डॉट डॉट। एक कब तक ये चलता रहेगा? जैसे 0 1 2, ये तब तक चलेगा जब तक पावर n की n ना आ जाए। यानी यहाँ 2 है तो नीचे भी 2 आ जाए, n है तो n आ जाए। तो ये देखो, इसीलिए मैंने ये एक्चुअली जनरल फॉर्मूला है, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा। और लास्ट में होगा NCN। क्या लिखना है? NCN क्या होगा बताओ आप? a के पावर n माइनस n 0 और b के पावर n। ये आपका जनरल फॉर्मूला है बाइनोमियल का। आप लिख सकते हो जनरल फॉर्मूला। बाइनोमियल का जनरल फॉर्मूला है a प्लस बी के पावर n, nc 0 nc 0। ये क्या है? इन दोनों का डिफरेंस a के पावर, b के पावर वही लिखेंगे जो इसके बेस में बना है। सेम टू से NC1, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे b के पावर वही लिखेंगे, और ये इस तरह से चलता जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, a प्लस बी के पावर हमने 3 दिया, आपको फॉर्मूला याद होगा। अब 3 छोड़ो 2 डालते हैं, क्योंकि आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। फॉर्मूला याद है ना, a² b² प्लस 2ab। इसको हमें इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने फॉर्मूला याद किया है, बाइनोमियल थ्योरम से ये फॉर्मूला आया है। करें? चलो, हमने लिखा n था, तो यहाँ पे क्या है? n की जगह पे क्या है? 2 है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे? आपको डायरेक्ट पूछ सकता है इसके कितने नंबर ऑफ टर्म पॉसिबल है, तो आप बताओगे 3 टर्म पॉसिबल है, क्योंकि 2 है पावर, एक बढ़ के होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। एक्सपैंड करने पे एक एक्स्ट्रा टर्म आता है, देख लेते। NC0, तो हम n की जगह पे 2C0, a है, a के पावर क्या लिखेंगे जी? इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 0 2 ही होगा। ये क्या है? b के पावर 0 है ना, 0। 2C0, a के पावर 2 b के पावर 0, ठीक। 2C1, 0 के बाद 1 ही आएगा, a के पावर 1 और b के पावर ये नीचे वाले, a पे पावर दोनों का डिफरेंस आता है। 2C 1 के बाद 2 आएगा,
खत्म है यहीं पे। a के पावर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 0 और b के पावर 2। डन। यहां पर इसको सॉल्व कैसे करें? अब हर बार इस क्वेश्चन को इस तरह से हम तो सॉल्व कर नहीं सकते। तो आप देखो यहां पे क्या है, 0 है, तो 2c0 मैंने फॉर्मूला लिखाया था एक, nc0 कितना होता है 1, और ncn कितना होता है 1, ये भी फॉर्मूला आपको बता दिया गया, ठीक है। nc0 तो 2c0 1 ही होगा, ncn ये भी 1 होगा। और एक और फॉर्मूला nc1 कितना होता है, ncn जो है वो n ही होता है। एक और फॉर्मूला याद करो, nc1 कितना होगा n, ठीक है। अब मान लो 2c1 की बात करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। 3c1 कितना आएगा 3। ये कैसे आता है ये हम एक्सपेंड करके अभी बताएंगे। आप अभी फिलहाल फॉर्मूला nc1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये आपके पास डन है। अब देखो 2c0 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, किसी भी नंबर्स का पावर 0 1 होता है, आपको बचपन से पता है। अगर नहीं पता है तो समझ लो, किसी भी नंबर जैसे b के पावर 0 तो 1, अगर a के पावर भी 0 हो जाएगा तो 1 होगा। x y z दुनिया के कोई भी नंबर अगर उसका पावर 0 है तो 1 ही होगा। डन। इसको देखो 2c1 ncn 1 तो 2c1 2 ही होगा। ये a ये b, 2c2 1 होता है, ये 1। अब देखो इसका क्या आएगा, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। आ गया आपका फॉर्मूला जो अभी तक आप याद कर रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है। लेकिन ये आता कैसे है, ये एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम से ये आता है। ओके, सेम टू सेम आपके पास अगर हमने कहा कि a प्लस बी का क्यूब बताओ क्या होगा, तो आपको ये एक्सपेंशन निकालने, और एक मैंने क्वेश्चन भी दे रहा हूं 2x माइनस वाई का पावर 5, इसको आपको सॉल्व करना है। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन जो मैंने 2 क्वेश्चन बोला था आपको दूंगा, तो ये क्वेश्चन है 2x माइनस वाई के पावर 5, इसको एक्सपैंड करके बताना है इस फॉर्मूला के मदद से, बाइनोमियल से इसका एक्सपेंशन क्या आएगा। आपको अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोटबुक पे करना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है। क्यों? उससे हमें पता चलेगा, और अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको हर वीडियो का रूल पता है, आपको स्टार्टिंग के 20 बच्चों को गिफ्ट अलॉटेड है। आपका आंसर अगर सही है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उस बच्चे के लिए गिफ्ट, जो भी हमारे पास सरप्राइज गिफ्ट है, वो आपको मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था जो आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। डन है। तो आपने देखा कि मैंने कहा 2c1 2 ही होता है। कैसे होता है इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे फैक्टोरियल का फॉर्मूला ये है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 और 2 माइनस 1। तो आप इसको सॉल्व करोगे 1 फैक्टोरियल, और यहां पे भी 2 माइनस 1 1 ही आ गया। 1 का आंसर 1 ही होता है, और ये 2 आ गया, तो 2 into 1 आंसर 2 ही आएगा। तो मैंने यही बोला था आपको, 2c1 क्या आता है 2 ही आता है, यानी nc1 जो है वो n ही आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लो, ये डन है। अब आपके पास यहां पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कहोगे सर 5c3 आ जाए तो हम इसको कितने टाइम एक्सपैंड करते रहेंगे। आपको एक्सपैंड नहीं करना है। आप देखो इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, वैसे पुराने मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंशन में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये बार बार ये माइनस प्लस करने का काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। अगर 5c3 आ जाए तो आप देखो क्या है 3, तो इसको 5 को एक्सपैंड करो कितने टाइम, सिर्फ 3 टाइम्स। ऐसे 5 है, 5 के बाद क्या आता है 4, फिर क्या है 3। इसके बाद आपको करना ही नहीं, और नीचे में जो 3 है उसको एज इट इज लिख दो, 3 2 1। आप देखना आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ये इससे कैंसिल कर दें, ये आंसर आ गया 10।
अब आप कहोगे कि मैं पुराने मेथड से सॉल्व करता हूं, तो करो। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और इन दोनों का डिफरेंस, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। देखो एक स्टेप में फॉर्मूला, फिर ये, फिर इसका एक्सपेंशन 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फिर यहाँ फैक्टोरियल 3 और 2 को 2 इंटू 1, इससे कैंसिल होगा, फिर 2 2 जा और फिर आपको 10 आएगा। 1 2 3 स्टेप का आपका इस्तेमाल करना है। लेकिन जो हमने एक्सपेंशन यूज करते हैं बड़े बड़े, इसमें हम इतना स्टेप यूज करेंगे तो और लेंदी हो जाएगा। इसीलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, 5 से 3 है, डायरेक्ट लिखो, आंसर लिखो। अब इसी तरह से अगर आपके पास एक क्वेश्चन मैं दे दूं, आपके पास बड़े बड़े सब क्वेश्चन करोगे तो ऐसे आ जाएंगे 5C2। क्या करोगे, अगर आप ये मेथड लगाओगे तो आप लगे रहोगे। आपको शॉर्ट फॉर्म में 2 है ना, 7 को 2 ही बार एक्सपेंड करो और इस पर लिख दो 1 इंटू 2, डायरेक्ट आंसर। आपके पास आ गया 9C3। क्या करोगे जी, 9 इंटू 3 बार एक्सपेंड करना है, 8 इंटू 7 और यहां पे क्या लिखना है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 जा, ये आ गया 4, 12 इंटू 7 कितना होता है, 84। तो ये तो नेक्स्ट स्टेप, 2 स्टेप में काम हो जाएगा। नहीं तो आप इसको लगाओगे तो पहले फॉर्मूला लगाओ, फिर एक्सपैंड करो, फिर सॉल्व करो, देन आंसर निकालो। ठीक है, तो ये चीज आपको, जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट और सेकंड दिया है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आंसर व्हाट्सएप पे करना है। ये कुछ फंडामेंटल है, फंडामेंटल का एक और वीडियो है, उसके बाद आपका सारा मैथ का फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाएंगे, जो कि फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, चलें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और कमेंट जरूर करो कि सर बहुत अच्छा लगा। अगर बेकार लग रहा है तो यार बता दो, क्योंकि वीडियो शूट करने में मेहनत करनी पड़ती है। ओके, डन।